हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वायु के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जल के बारे में यानी वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन है कि किस में मतलब वायुमंडल के कितने परत होते हैं। तो 5 बताया था। तो किस परत में या किस लेयर में मौसमी घटनाएं होती है या बादल बनती है, वर्षा होती है, ठीक है। ये आप लोग हमारे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, मतलब सूर्य की गर्मी के कारण जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है ना। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, मतलब ठंडा होने पर बादल बन जाता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा समहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। मतलब सूर्य का ताप पड़ा, ये रहा सूर्य, इसका ताप पड़ा तो इस तरह वाटर वेपर बनकर ऊपर उठा, सब ऊपर बादल का निर्माण हुआ। बादल एक टाइम के बाद ठंडा होकर फिर बारिश के रूप में बरस गया ना, चाहे वो धरती पे बरसा या समुद्र में, ठीक है। इस तरह मतलब धरातल पे आ जाता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र ना या वाटर साइकिल कहता है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये मान के चलिए इधर से वाटर वेपर ना वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा, ठंडा होने के बाद वर्षा होने लगा ना, वर्षण हुआ। वर्षण के बाद ये नीचे आया, फिर यहाँ से पानी नीचे गया, फिर वर्षण हुई। इस तरह से ये रोटेट होते रहता है ना, तो एक सर्कल बना जाता है जिसको जल चक्र बोलते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है, ठीक है। तो क्या है ना, अच्छा ठीक है, जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। मतलब यहाँ कहने का मतलब है ना, मान के चलिए अमेजन नदी में से जल वाष्प होकर ऊपर आया, ठीक है। और ये बादल बनकर, बादल तो आसमान में तैरते रहता है, बादल तैरते तैरते इंडिया में मान के आ गया, ठीक है, हरियाणा के एरिया में, तो वहाँ बरस गया। तो क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है वो पानी जो जलवाष्प बना वो अमेजन नदी का हो, जो आज हरियाणा में पानी सिंचाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, थलशाला क्या है? थलशाला एक पैक्ट होता है ना, ये देखिए एग्जाम्पल है ना थलशाला का है, ठीक है। एक छोटे घर के पौधे का रखने का कृत्रिम अहाता होता है, मतलब इसमें मिट्टी रहेगा, ऊपर से धूल की सूर्य की रोशनी मिलेगी, ठीक है। और ये पूरा पैक रहता है, यहाँ से जलवाष्प इसमें चिपकेगा, ठंडा होकर फिर नीचे आ जाता है, इस तरह से रोटेट होता है। ऐसे ही होती है ना पृथ्वी पे, सभी जगह पानी जलवाष्प ऊपर हुआ, फिर बादल बना, बादल ठंडा के बाद बारिश हुआ, वापस घूमते रहता है, ठीक है। और लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है, ठीक है। और महासागरों एवं समुद्रों का जल क्या लवणीय होता है ना, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, खारापन होता है। तो इसमें क्या होता है, लवणीय के कारण क्या होता है, सोडियम क्लोराइड इसमें ज्यादा मात्रा में रहता है ना, ठीक है। यहाँ देखिए क्या प्रमुख क्या महासागर है ना, और कुछ कुछ जल का स्रोत है, जैसे हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, दक्षिणी महासागर हो गया। ये सब मुख्य रूप से 5 महासागर हैं, ठीक है। और वहीं क्या है, देखिए विक्टोरिया झील हो गया, लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। ऑरेंज नदी, अमेजन नदी, कैरिबियन सागर, ठीक है। तो ये सब क्या जल का स्रोत है ना। अब आते हैं जल का वितरण पढ़ेंगे ना, जल का वितरण। हम लोगों ने अभी लवणता के बारे में पढ़ा था। तो लवणता क्या था, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, मतलब 1000 ग्राम लिए तो यानी 1 किलो में जितना नमक की मात्रा होगी वो लवणता कहलाएगा ना। तो महासागर की औसत लवणता कितना है, 35 भाग प्रति 1000 है ना, 35 ऐसे करके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है, 3/4 भाग यानी 75% अप्रोक्स जल से घिरा हुआ है ना। अब देखिए धरातल में जितने पानी उसमें कहाँ कहाँ पे क्या है ना, देखते हैं। महासागर में 97% है, 97.3%, ठीक है। बच गया तो क्या, बर्फ में रहा, भूमिगत हो गया, झीलों में, स्थलीय समुद्र में,
नमकीन झीलों में, वायुमंडल में, नदियों में बाकी रहा ना। तो कुल मिला के यहाँ पे 100% हो गया। ठीक है। इजराइल की मृत्यु सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, जिस कारण क्या, तो यहाँ पे मनुष्य डूबता नहीं है, तैरने लगता है। ठीक है, पानी के ऊपर। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। तो जल हमारे लिए बहुत इसेंशियल वस्तु है। जल के बिना आदमी मर जाएगा। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। ठीक है। अब आते हैं महासागरीय परिसंचरण के बारे में पढ़ते हैं। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होते हैं। तो गतिमान होते हैं महासागरीय जल ना, मतलब ये ऐसे जल गति करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं ना। तो महासागरीय गतियों 3 भागों में बांटा गया ना, जैसे तरंगों, ज्वार भाटा, धाराएं। ठीक है। तरंग इस तरह से ऐसे उठता रहता है ना, तरंगे। तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और क्या गिरता रहता है, तो इसे क्या तरंग कहते हैं ना। ऊपर ऐसे उठा, फिर ऐसे उठा, इस तरह से क्या एक तरंग बन जाता है ना। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होता है। मतलब कि समुद्री सतह यहाँ पर पवन बहेगा तो यहाँ अपने साथ घर्षण पैदा करेगा ना, जिस कारण ये इस तरह से रूप ले लेता है। ठीक है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। मतलब समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन हुआ तो महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित इधर से उधर हो सकता है ना। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है। 15 मीटर ऊपर तक ना। अब तक का सबसे विशाल सुनामी क्या है? 150 मीटर मापा गया है। सोचिए 15 मीटर कहाँ 150 मीटर, 10 गुना है ना। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती है। 700 किलोमीटर, बताइए। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था ना। तो कहाँ से? अंडमान निकोबार में ना, जो कि इंदिरा पॉइंट जो था सबसे दक्षिणतम पॉइंट भारत का, वो डूब चुका है। सुनामी शब्द जापानी शब्द से निकला है ना, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आया था, यही वाला जो अंडमान निकोबार में। ठीक है। तो कारण था भूकंप का परिणाम था इसका विनाशकारी कारण। तो रिएक्टर स्केल पे कितना मापा गया था? 9.0 मापा गया था। इसका अधिकतम भूकंप का अधिक केंद्र कहाँ था? सुमात्रा के पश्चिमी तट पर। सुमात्रा जो द्वीप है इसका पश्चिमी तट पर नहीं था ना। तो ये भारत क्या, कारण क्या हो? भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट नीचे धस जाने के कारण ना क्या 10 से 20 मीटर का विस्थापित हो गया ऊपर नीचे। बहुत 10 से 20 मीटर बहुत है। तो उसके कारण क्या हुआ कि तो सुनामी आया। सुनामी की स्पीड क्या था? 800 किलोमीटर प्रति घंटे ना। तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो दक्षिण महासागर कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए, एकदम हमेशा के लिए डूब गए। भारतीय सीमा की जो दूरी दक्षिणतम बिंदु कहलाता था इंदिरा पॉइंट, वो पूर्ण रूप से डूब चुका था ना। देखिए भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन सुनामी के क्या संकेत हमें 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। ठीक है। तो जिस कारण हमारे तटीय क्षेत्र में जितने भी लोगों को या जानवरों को वहां से खाली करके हटाया जा सकता है। अब आते हैं ज्वार भाटा। अभी तरंगे पढ़ा, तो उसके बाद ज्वार भाटा, उसके बाद महासागरीय धारा पढ़ेंगे। ठीक है। ज्वार भाटा तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है। एक बार ऊपर उठा ज्वार, नीचे गया भाटा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बनाए हुए हैं। ये नॉर्मली समुद्र का सतह एक तरह से मान के चलिए। ठीक है। जब समुद्र का सतह से ऊपर पानी गया तो हाई टाइड ना, उच्च ज्वार कहेंगे। समुद्र तल से जो हल्का नीचे धंसा तो उसको लो टाइड बोलेंगे ना। ठीक है। मान के चलिए कोई किनारा है समुद्र का, ठीक है ना, यहाँ इतना रहता है समान तौर पे। हाई टाइड में यहाँ तक चला जाता है, लो टाइड में यहाँ तक आ जाता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये रहा ज्वार भाटा का लघु ज्वार भाटा। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पे होते हैं तो लघु ज्वार भाटा आता है। वहीं 180 डिग्री समांतर को होते हैं तो बृहद ज्वार भाटा आता है ना। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन
में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक शीत में होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं ना, तो दो दो गुरुत्वाकर्षण बल एक ही साथ एक ही रेखा में खींचते हैं ना, जिस कारण क्या उच्च ज्वार उठता है। और जबकि ये समकोण हो जाता है तो एक दो तरफ हो जाता है, जिस कारण लघु ज्वार होता है। तो इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। किस दिन पता? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ठीक है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। इसको लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं, ठीक है। अब उच्च ज्वार भाटा में क्या होता है देखते हैं। तो उच्च ज्वार में नाव संचालन में सहायक होता है, मतलब पानी तक लेवल ऊपर हो जाता है तो और किनारे तक आने में नाव को मदद मिलती है ना। देखिए जल स्तर तट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है ना। उच्च ज्वार में क्या होता है, मछली पकड़ने में भी मदद मिलता है, क्योंकि मछलियाँ और नज़दीक आ जाती है ना, तट के निकट आ जाती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या, तो मछुआरे बिना कठिनाई के आराम से मछली पकड़ लेते हैं। ज्वार भाटे से होने वाला जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं महासागरीय धाराएं, ठीक है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। तो निश्चित दिशा में निश्चित सतह पे नियमित रूप से बहने वाला जल धारा है ना, महासागरीय धारा भी कहते हैं। ये दो प्रकार के, एक गर्म या ठंडी भी हो सकती है, ठीक है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। इस तरह से पृथ्वी होती है ना गोल, ये भूमध्य रेखा हो गई, तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिस कारण इस आसपास के एरिया में क्या होता है, यहाँ की पानी गर्म हो जाती है, समुद्र की पानी, और गर्म होकर ये ठंडे एरिया में बहने लगे, ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक है। ठंडी धाराएं ध्रुव या उत्तर अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ध्रुव धारा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। सॉरी, ठंडी जलधारा, जबकि गर्म जलधारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ना, ठीक है। देखिए लेब्राडोर महासागरीय धारा है जो कि शीत जलधारा ठंडी है ना, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। तो ये दोनों के मिलने से क्या होता है, वहाँ पे जब दोनों का मिलन होगा वहाँ पे तापमान को प्रभावित करेगा। तापमान को प्रभावित करेगा तो वहाँ पे जो मछली होगा, मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए मत्स्य क्षेत्र माना जाता है सर्वोत्तम। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जैसे जापान का जो तट रेखा हो गया उसके, और उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट, एक बार मैप में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा मैप, इस वाले एरिया में, और ये रहा जापान वाला एरिया। तो यहाँ पे जो मछली का उत्पादन ज़्यादा, तो ऊपर से ठंडी जलधारा है, नीचे से गर्म जलधारा है, तो यहाँ पे मिलन के कारण मछलियाँ बहुत ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी में मिलती है। और इधर से ठंडी, इधर से गर्म जलधारा, ठीक है। इधर से लेब्राडोर की जलधारा है, इधर से गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मछलियाँ अच्छी होती है ना। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे तो था ही। इस तरह से गल्फ स्ट्रीम रहा, उधर से लेब्राडोर आया, तो यहाँ पे मिलन होता है इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पे होती है, और यहाँ पे भी देखिए वही है, क्योसिको की धारा और ऊपर से आयोसियो की जलधारा मिलती है, तो यहाँ पे मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। इधर जापान है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर होगी ना। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जलधारा, गर्म ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ तो मछलियाँ होती हैं बढ़िया, लेकिन वहाँ पे कुहासा भी ज़्यादा हो जाता है, मौसम हमेशा बादल किए हुए रहेगा, जिस कारण वहाँ पे नौ संचालन करने में कठिनाई होती है, ठीक है। अब इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, वाटर साइकिल यानी जल चक्र कहेंगे, ठीक है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है कहाँ, भूमध्य रेखा के निकट, जबकि ठंडा ध्रुव के निकट होगी, ठीक है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। जल का ऊपर उठना ज्वार, नीचे जाना भाटा, ठीक है।
ऊपर वाले को हाई टाइड, नीचे वाले को लो टाइड कहेंगे, ठीक है। इसमें एक देख मैच वाला है क्या, कैस्पियन सागर, विशालतम झील है, ज्वार भाटा, जल में अवाहित जल का क्या हो चढ़ाव एवं उतारना, ज्वार भाटा ऊपर नीचे उतर, ठीक है। सुनामी, तो इसका कारण क्या है, तीव्र भूकंपीय तरंग होता है, इस तरह से आता है ना। महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जलधाराएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।